नमस्कार दोस्तों, मैं गुरविंदर कम्बोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। आज जो हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, ये 22 फरवरी 2024 को होने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर उससे मिलते जुलते प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। आइए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें, आंध्र प्रदेश के दो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। उसके अलावा हमारा दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। हाँ जी, ये ध्यान में रख लेना। उसके अलावा गुजरात का अगर हम बात करें, गुजरात में एक ही ज़्यादा पूछा जाता है, वो है गरबा। वो आप सबको पता ही होगा। प्रश्न नंबर 2, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, या फिर डी जकार्ता इंडोनेशिया। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। जकार्ता इंडोनेशिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो था आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 3, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 15, बी 9, सी 11, या फिर डी 6। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। 11 फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। क्रिकेट में अगर हम बात करें, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? ए ऑप्शन पंजाब, बी असम, सी सिक्किम, या फिर डी हरियाणा। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। 2011 की सेंसस के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा राज्य का है। प्रश्न नंबर 5, रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है? ए ऑप्शन कथकली, बी मोहिनीअट्टम, सी भरतनाट्यम, या फिर डी कथक। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। भरतनाट्यम से संबंध है रुक्मिणी देवी का। उसके अलावा अगर हम बात कर लें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हेमा मालिनी तथा श्रीदेवी जी इससे संबंधित हैं। जी हाँ, मोहिनी अट्टम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित रखते हैं हेमा मालिनी तथा श्रीदेवी इस नृत्य से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 6 तो आपकी स्क्रीन पर है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए ऑप्शन तबला, बी बांसुरी, सी सितार, या फिर डी वीणा। हाँ जी, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पंडित रविशंकर का संबंध था सितार से। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, या फिर डी चुनाव आयोग। जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज राइट आंसर। राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है तथा तीनों सेनाओं का मुख्य नेता कौन होता है? तो हमारा वहाँ पर आंसर आएगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? ए ऑप्शन बॉम्बे, बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज द राइट आंसर। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जी हाँ, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। प्रश्न नंबर 9, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए वर्गीज कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी नॉर्मल बोरलॉग, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। एम एस स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं।
हरित क्रांति आई कब थी? 1968 में। 1968 में हरित क्रांति आई थी। जी हाँ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति 1968 में भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, यहाँ पर हमसे मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ए ऑप्शन थोड़ी देर के लिए अच्छा समय, बी बुरे विचार, सी एकमात्र सहारा, या फिर डी कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। थोड़ी देर के लिए अच्छा समा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए ऑप्शन 3 फरवरी 1928, बी 9 अगस्त 1942, सी 15 जनवरी 1928, डी 20 अगस्त 1925। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और जब भारत आया था तब उन समाजवादी के नेता थे यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था? हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा यूसुफ। हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा यूसुफ मेहर अली। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ए ऑप्शन हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, या फिर डी टेनिस। जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी इज द राइट आंसर। क्रिकेट के साथ अंजुम चोपड़ा संबंध रखती थी और ये भारतीय क्रिकेट की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। महिला भारतीय क्रिकेट की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। प्रश्न नंबर 13, पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? ए ऑप्शन रतन टाटा, बी नीता अंबानी, सी मुकेश अंबानी, या फिर डी हमारी ऑप्शन है के बिरला। हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था 2023 का। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन रावी नदी, बी कोसी नदी, सी यमुना नदी, या फिर डी गंगा नदी। हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसके ऑपोजिट अगर हमसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है तो वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। एवं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 15, वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन, उद्रपातन, सी वाष्पीकरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उद्रपातन। वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? ए ऑप्शन मोहिनी अट्टम, बी कथकली, सी ऑप्शन कथक, डी भरतनाट्यम। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधा श्रीधर भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 32, बी सी अनुच्छेद 54 ए, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 51 ए के ए भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। प्रश्न नंबर 18, दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन संभावना, बी सद्भावना, सी या दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भावना का विलोम शब्द हमारे पास आ जाएगा सद्भावना। सॉरी, यहाँ पर था दुर्भावना का विलोम शब्द हमारे पास आ जाएगा सद्भावना। प्रश्न नंबर 19, ककर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन कठोर, बी कड़वा, सी मधुर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मधुर ककर्ष का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 20, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन दुर्भाग्य, बी कुभाग्य, सी कुकर्म, या फिर डी कोई नहीं। हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य का विलोम शब्द है दुर्भाग्य। प्रश्न नंबर 21, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? सबसे पहले आपको बता दें टीपू सुल्तान थे कौन। ये हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। ए ऑप्शन 25 जनवरी 1918, बी 10 दिसंबर 1782,
सी 25 अगस्त 1750 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। 10 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे। ये हैदर अली के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 22, द्वितीय गोलमेज के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर हमारे जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पूछा गया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन महारानी एलिजाबेथ, बी रैमसे, या फिर इनको रामसे भी बोल दिया जाता है, रैमसे मैकडोनल्ड, सी एम एस गोल्डस्टीन, या फिर डी हमारी ऑप्शन है कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रैमसे मैकडोनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय। हाँ जी, 1930, 1931 एवं 32 को 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनमें से यही पूछा जाता है महात्मा गांधी किस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1931 में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। यानी कि द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे कौन से दो शख्स हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था? हमारा आंसर आ जाएगा अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर तेज बहादुर सप्रू जी जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अगर हम महात्मा गांधी की बात करेगा तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 1931 द्वितीय गोलमेज में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 23, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, बी हड्डी का टूटना, सी ये दोनों, या फिर डी कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा इस मुहावरे का सही अर्थ बनेगा वो है ए ऑप्शन, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 24 और लास्ट प्रश्न, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ए ऑप्शन उर्जित टेल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, शक्तिकांत दास जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद सभी का।